हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एचआरएम के पास्ट ईयर एमसीक्यूज की सीरीज हमारी चल रही थी। इस सीरीज़ में मैंने इंक्लूड किए हैं टोटल 255 क्वेश्चंस, जिसमें इंक्लूड है आपके दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम तक के नेट के क्वेश्चंस, कर्नाटका सेट के क्वेश्चंस, एचटेट के क्वेश्चंस, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एंड आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट के क्वेश्चंस। इसके 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। ये हमारी सीरीज का तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। इस सीरीज को हम टोटल 22 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1, जॉब इवैल्यूएशन इज ए टेक्निक ऑफ असेसिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब इन कंपैरिजन विद अदर्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब रेटिंग आर वन एंड द सेम फॉर एम्प्लॉयज अप्रेजल पर्पजेज। स्टेटमेंट 1 में ये कह रहा है कि जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ईच जॉब को असेस किया जाता है दूसरी जॉब से, और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि जॉब इवैल्यूएशन और जॉब रेटिंग एक ही बात है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्पज से। तो जैसा कि हमें पता है स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। जॉब इवैल्यूएशन में देखो क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन में हम किसी जॉब की वर्थ पता करते हैं। जॉब इवैल्यूएशन में हम किसी जॉब की वर्थ पता करते हैं, और जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज होता है सैलरी डिटरमाइन करना कि उस जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाए। जबकि जो जॉब रेटिंग होता है, जॉब रेटिंग में हम किसी एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं कि एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जॉब रेटिंग का पर्पज होता है प्रमोशन वगैरह, और जबकि जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज होता है सैलरी वगैरह डिटरमाइन करना। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिकेट योर चॉइस थ्रू कोड्स गिवन बिलो। ये हमें 4 कोड दे रखे हैं। पहला है ए क्लब इज एन इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एज डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंक्लूड ए माइन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय बैंक्स टू बी कैलकुलेटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। वेरियस लेबर लॉज डोंट अप्लाई टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन तीसरा एंड फोर्थ गलत है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 एंड 2 आर करेक्ट्स, अदर्स आर नोट। इसके लिए थोड़ा सा आपको इन लॉज के बारे में पता होना चाहिए। पहला एंड सेकंड स्टेटमेंट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इन एक्ट्स के बारे में नहीं पता हो। तीसरे स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो बोनस एक्ट है उसमें बोनस की कैलकुलेशन हम बैंक के लिए शेड्यूल 2 में करते हैं। ऐसा नहीं है, बैंक के लिए हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन शेड्यूल 1 में, और अदर के लिए हम करेंगे शेड्यूल 2 में। फिर फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा था कि वेरियस लेबर लॉज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर एप्लीकेबल नहीं होते, तो बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। जो लेबर लॉज है वो बनाए गए हैं लेबर वेलफेयर के लिए। यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर ही नहीं लगेंगे तो किस पर लगेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, बहुत जल्द हम कॉन्सेप्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं एचआरएम के, और जो अदर सब्जेक्ट्स है बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, उनकी एमसीक्यू सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 2 मंथ्स में आपको इस चैनल पर इतना कंटेंट देखने को मिलेगा जितना आपको पेड वीडियोज में भी नहीं मिलेगा। यदि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 53, मैच द फॉलोइंग्स, सिंपल रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, 360 डिग्री अप्रेजल, ग्राफिक रेटिंग। और राइट साइड में हमें दे रखा है इवैल्यूएशन बाय सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, ऑर्डर ऑफ रेटिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव रेटिंग, कंपैरेटिव रेटिंग। तो इनको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जो 360 डिग्री अप्रेजल है उसके अंदर हमारा हो जाएगा ए, तो 3 वाले के अंदर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल रैंकिंग वाले के अंदर हो जाएगा हमारा बी, पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा डी, और ग्राफिक रेटिंग के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो बी डी ए सी हमारा आंसर हो जाएगा।
BDSC हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल ये सभी क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के तरीके हैं। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है सभी तरीकों से। तो ए ऑप्शन में बोल रहा है कि इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सुपीरियर्स भी कर रहे हैं, पीयर्स भी कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स भी कर रहे हैं, तो इसलिए 360 डिग्री अप्रेजल में ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पेयर्ड कंपैरिजन। जैसा कि नाम से लग रहा है पेयर्ड कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि पेयर बनाए गए हैं और उनका कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा कंपेयरिंग रेटिंग। फिर देखो सिंपल रैंकिंग है, तो सिंपल रैंकिंग में क्या होगा, मार्क्स दिए जाएंगे कि सबसे बेस्ट कौन है और सबसे बेकार कौन है, तो सिंपल रैंकिंग में हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर देखो ग्राफिक रेटिंग, ग्राफिक रेटिंग में हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव रेटिंग। ग्राफिक रेटिंग में क्या होता है कि ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं कि स्टैंडर्ड हो सकता है, इंडिपेंडेंस हो सकता है, इनिशिएटिवनेस हो सकता है, और उन बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, इन कनेक्शन विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट व्हाट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। इट इज रिएक्टिव फंक्शन, इट डेवलप्स टोटल ऑर्गेनाइजेशन, इट फोकस ऑन ऑटोनोमियस वर्क ग्रुप्स, इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। हमारा आंसर हो जाएगा डी। बाकी के सभी स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। HRD एक रिएक्टिव फंक्शन होता है। रिएक्टिव फंक्शन का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना। दूसरे में बोल रहा है डेवलप्स टोटल ऑर्गेनाइजेशन। HRD टोटल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। तीसरे में बोल रहा है इट फोकसेज ऑन ऑटोनोमियस वर्क ग्रुप्स। जो HRD है वो ऑटोनोमियस वर्क ग्रुप को प्रमोट करता है। और चौथे में बोल रहा है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। HRD एक इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो सभी में मिला हुआ है, लेकिन HRD के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, इसलिए HRD एक इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कि अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ पाई जाती है, डिवीज़न, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी। तो देखो इसमें हमारा आंसर आएगा बी, सी एंड डी। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवीज़न अथॉरिटी नहीं होती है, कहीं नहीं पाई जाती है। लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आप स्टाफ अथॉरिटी का मीनिंग समझ लीजिए। स्टाफ अथॉरिटी का मतलब स्टाफ नहीं है। स्टाफ अथॉरिटी का मतलब है कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देने का काम करते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर भी स्टाफ अथॉरिटी लिखा जाए उसका मतलब है कि कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं जिन्हें स्टाफ कहते हैं, वो अदर डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देने का काम करते हैं। और बी में लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी का मतलब है वो मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं, जो काम करते हैं। जो स्टाफ वाले वो काम नहीं करते हैं, वो केवल एडवाइस देते हैं, और लाइन वाले एक्चुअल वर्क करते हैं। फंक्शनल अथॉरिटी जो भी फंक्शनल मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उनके पास फंक्शनल अथॉरिटी होती है। तो डी हमारे इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, फंक्शंस ऑफ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम सुपरवाइजर्स को इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि सुपरवाइजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, to attend to grievances and resolve conflicts, to provide technical knowledge and guidance to workers, to supply strategic informations relating to प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो देखो
ये बोल रहा है सुपरवाइजर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहले में बोल रहा है टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को क्या वर्क करना है, और वो ये चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में ये बोल रहे हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो शिकायतें सुनते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वर्कर्स को सबसे पहले जाना होगा तो वो सुपरवाइजर के पास ही जाएगा। सी में ये बोल रहा है कि टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल सुपरवाइजर का काम होता है वर्कर्स को टेक्निकल गाइडेंस देना, उन्हें सेफ्टी वगैरह के बारे में बताना और ये चेक करना कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डी जो मैनेजमेंट है उन्हें प्रोडक्शन के बारे में स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन देना। जैसा कि आपको पता है कि सुपरवाइजर्स को लिंक माना जाता है इन्फॉर्मेशंस के लिए, तो ये मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्पीडली चल रहा है, स्लो चल रहा है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में और हरियाणा में स्कूल लेक्चरर की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, हज़ारों वैकेंसीज आने वाली है और काफ़ी सालों बाद में आ रही है, और इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में कई सालों तक वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि ये वाला एग्ज़ाम देने के बाद उन वैकेंसी से पहले आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का शायद मौका नहीं मिले। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्ज़ाम भी आपका डिले हो गया है तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल सीरियस लेकर करें, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उन वैकेंसीज़ की आप प्रिपरेशन कर सकें। उन वैकेंसीज़ के जाने के बाद में जो वैकेंसीज आती है वो दो चार वैकेंसीज आती है कॉमर्स वालों के लिए, तो ये एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। यदि आप कंटिन्यू हमारी वीडियोज को शेयर करेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो बहुत सारे वीडियोज हम हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। वैसे मैंने डिसाइड किया है कि वीक में कम से कम 3 वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और जब तक लॉकडाउन चल रहा है डेली 1 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो हमारा थोड़ा डिले आया है क्योंकि नोट्स मैंने अपडेट किए हैं और जो लास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया है, लेकिन अब वीडियोज काफ़ी स्पीडली आएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 57, मैच द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन विद कंपनसेशन प्लान। लेफ्ट साइड में हमें कंपनसेशन कैटेगरी दे रखा है और राइट साइड में हमें कंपनसेशन प्लान दे रखा है। कंपनसेशन कैटेगरी में हमें पे फॉर टाइम नॉट वर्क, सर्विसेज एंड परक्यूजिट्स, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इंसेंटिव पे, डेफर्ड पे, और कंपनसेशन प्लान में हमें सेविंग प्लान, स्टॉक ऑप्शन, पेंशन, सिक लीव, लो कॉस्ट मील्स, ये सभी हमें दे रखे हैं। तो जो ए वाला है पे फॉर टाइम नॉट वर्क, उसके अंदर हम करेंगे सिक लीव, तो ए के अंदर हो जाएगा हमारा 4। फिर दे रखा है सर्विसेज एंड परक्यूजिट्स, तो इसके अंदर हम करेंगे लो कॉस्ट मील्स, तो बी के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा 5। परक्यूजिट्स का मतलब आपको पता है कि सर्विसेज या फैसिलिटीज़ दी जाती है वर्कर्स को। प्रोटेक्शन प्रोग्राम में हम ले सकते हैं पेंशन, क्योंकि पेंशन से उसकी ओल्ड एज प्रोटेक्ट होगी। फिर दे रखा है इंसेंटिव प्लान में हम लेंगे स्टॉक ऑप्शन, और डेफर्ड पे में हम लेंगे सेविंग प्लान 1। तो 4 5 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 5 3 2 1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इनका आपको एक बार मीनिंग बता देता हूँ। तो देखो स्टॉक ऑप्शन क्या होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्यूचर में हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। शेयर कौन परचेज करेगा? एम्प्लॉयज परचेज करेंगे। कब परचेज करेंगे? फ्यूचर में परचेज करेंगे, लेकिन परचेज वो प्रजेंट प्राइस पर करेंगे। आज हमारे मान लो 10 रुपये के शेयर की मार्केट प्राइस है 15, ये है हमारी आज की सिचुएशन। तो हमने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दिया कि 5 साल बाद भी आप हमारी कंपनी के शेयर 15 रुपये में खरीद लेना, चाहे प्राइस बढ़ गई हो। तो एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन रहेगा शेयर को खरीदने का या नहीं खरीदने का, और एम्प्लॉयज 5 साल मेहनत करेंगे शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए। और डेफर्ड पे, जैसा कि नाम से लग रहा है, डेफर्ड पे में क्या होता है, पेमेंट बाद में मिलेगा। तो डेफर्ड पे में सेविंग प्लान आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो भी सेव किया और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया जैसे कि पीएफ वगैरह, उसका पेमेंट हमें बाद में मिलता है। होप आपको हर ऑप्शन बिल्कुल इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटमेंट
1 to closely related job evaluation and performance appraisal are not the same। ये बोल रहा है कि क्लोजली रिलेटेड तो होते हैं लेकिन जॉब इवेल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम नहीं होते हैं। द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्यूएशन इज टू फिक्स द रेमुनरेशन एंड अदर रिलेवेंट बेनिफिट। जॉब इवेल्यूएशन का पर्पज रेमुनरेशन डिटरमाइन करना होता है। मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 में भी बताया था। देखो जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, किसी जॉब की वर्थ हम पता करते हैं और इसका पर्पज क्या होता है, सैलरी डिटरमाइन करना कि उस जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाए। जबकि जो दूसरी बात है परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो एक तरीके से मेरिट रेटिंग या जॉब रेटिंग के जैसा है जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक की जाती है जिसका पर्पज होता है प्रमोशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, देखो 59 में हमें लेफ्ट साइड में दे रखा है जॉब कंटेक्स्ट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वर्क एक्टिविटीज, वर्क परफॉर्मेंस, और राइट साइड में हमें दे रखा है प्रोसीजर यूज्ड, वर्क शेड्यूल, वर्क स्टैंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो देखो ए वाले जॉब कंटेक्स्ट के अंदर हम करेंगे वर्क शेड्यूल, तो ए के अंदर हमारा हो जाएगा 2। फिर बी जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इसके अंदर हम करेंगे 4। सर्विसेज रेंडर्ड, फिर वर्क एक्टिविटीज़ के अंदर हम करेंगे प्रोसीजर यूज्ड मतलब 1, और लास्ट बचा वर्क परफॉर्मेंस के अंदर हम करेंगे वर्क स्टैंडर्ड्स तो 3। तो 2 4 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जो वर्क परफॉर्मेंस दे रखा है उसको करना बिल्कुल आसान है। परफॉर्मेंस को हमेशा स्टैंडर्ड से डिटरमाइन किया जाता है, तो वर्क परफॉर्मेंस में तो वर्क स्टैंडर्ड ही आएगा और कुछ भी आ भी नहीं सकता। तो हमारा आंसर, कहने का मतलब जो डी है उसके अंदर 3 आंसर ही आएगा, तो कहने का मतलब आंसर हमारा ए एंड बी में से ही आएगा। फिर इसके अलावा जो जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दे रखा है, तो इनटेंजिबल केवल सर्विसेज में ही हो सकता है, तो बी के अंदर केवल 4 ही आएगा। ये भी ए एंड बी दोनों में ही दे रखा है। फिर जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम प्रोसीजर डिटरमाइन कर सकते हैं कि वर्क करने की प्रोसीजर क्या होगी, तो सी के अंदर 1 हमें करना चाहिए, इसलिए बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ए स्टफिंग इन करेक्ट सीक्वेंस एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। हमें स्टफिंग की करेक्ट सीक्वेंस बताना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। देखो सबसे पहले होगा रिक्रूटमेंट, तो सबसे पहले हो जाएगा बी। रिक्रूटमेंट के बाद हम करेंगे सिलेक्शन मतलब डी। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन हो जाएगा। उसके बाद में होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उसके बाद में डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी को ट्रांसफ़र करना है क्या, तो बी डी ई ए सी। कहने का मतलब 2 4 5 1 3 ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं, लेकिन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है एम्प्लॉय को, केवल उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है रूल्स रेगुलेशन से, जिससे कि एम्प्लॉय फैमिलियर एंड कन्वीनियंट फील करे वर्क करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। इनमें से कौन सा जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, इनिशिएटिव, जजमेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि जॉब एनालिसिस होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे याद करोगे, डी फॉर ड्यूटीज। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखा जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशंस लिखी जाती है कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस का होना ज़रूरी है।
तो ये हमारा जॉब एनालिसिस होता है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका आंसर आपको खुद देना है, खुद आपको ये सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको आंसर याद भी हो जाएगा और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आपको ज़रूर बताना है। और कल मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, इनिशिएटिवनेस, जजमेंट, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कौन सा एडवांटेज नहीं है। जैसा कि आपको पता है रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आने चाहिए। मान लीजिए कि हमें हमारे इंस्टीट्यूट के लिए स्टेट्स के एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए और उसमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट करें। दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, हम बाहर से कैंडिडेट को नहीं बुलाते हैं, जो प्रजेंट में एम्प्लॉइज है उन्हीं को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम न्यू कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कौन सा एडवांटेज नहीं है। इंटरनल सोर्स के कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं और एक्सटर्नल सोर्स के भी कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स का बेनिफिट नहीं है। स्कोप फॉर रिसेंटमेंट, ज्वेलसी, heartburn are avoided, good performance is rewarded, compliance with reservation policy become easy, benefits of new skill, new talents and new experience to organization are available। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बी आंसर क्यों होगा। ये पूछ रहा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कौन सा बेनिफिट नहीं है। देखो, यदि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा तो उससे रीसेंटमेंट नहीं होगा, ज्वेलसी नहीं होगी, हार्ट बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जब इंटरनल सोर्सेज में हम किसी को प्रमोट करते हैं तो बाकी एम्प्लॉइज नाराज़ हो सकते हैं कि उस पर्सन को प्रमोट कर दिया और हमें प्रमोट नहीं किया तो ज्वेलसी बढ़ेगी। लेकिन एक्सटर्नल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि बाहर वाले पर्सन को कुछ बनाया है। तो ए वाला तो सही है, ये बेनिफिट हमें मिलेगा। सी वाला आंसर क्यों नहीं होगा, कंप्लाइंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम ईजी। देखो इंडिया में कुछ स्टेट में क्या है, इंडिया में कुछ स्टेट में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश और एमपी वगैरह में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो यदि एक्सटर्नल सोर्स को हम कम में लेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ कंप्लाइंस कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट, जितने बंदे होने चाहिए SC ST OBC से, उनको हम कंप्लाइंस कर सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट हमें मिलेगा। डी क्यों नहीं आएगा, बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्किल, न्यू टैलेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइजेशन आर अवेलेबल। यदि एक्सटर्नल सोर्स कम मिलेंगे तो न्यू स्किल हमारे पास आएगी। तो ए, सी और डी तो हमारे एडवांटेज है, लेकिन बी हमारा एडवांटेज नहीं है। बी क्यों नहीं है, गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड। देखो एक्सटर्नल सोर्स से गुड परफॉर्मेंस रिवार्ड नहीं होती है। गुड परफॉर्मेंस रिवार्ड तब होती जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही प्रमोट करते तब होती। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखो, मैं आपको क्वेश्चंस करने का तरीका समझा रहा हूँ, न केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ बल्कि तरीका भी समझा रहा हूँ। जब भी आप घर पर बैठकर क्वेश्चन करो तो ये नहीं केवल हमें टिक लगाना है और सही हो गया, आपको ये देखना है गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मैं आपको इन नोट्स और क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं कि PDF मंगवाते हैं और फिर खुद का नाम लिखकर उनको बेचते हैं। आपको पता होगा फेसबुक वगैरह के थ्रू बहुत सारे लोग नोट्स बेचते हैं जो कि टीचर भी नहीं है, तो वो नोट्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। इन नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो यदि आप नोट्स परचेज करना चाहो तो मैं आपको फिजिकल कॉपी भेज सकता हूं, और वरना यदि आप एक बार भी ध्यान से करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपको एग्ज़ाम तक ये याद रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
63. The VRIO framework used in HR function in today's era refers to 4 criteria. Identify the correct code which stands as correct explanation to VRIO as proposed by बार्ने। तो इसमें तो देखो कुछ करना ही नहीं है, VRIO फ्रेमवर्क होता है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो ये आपको याद करना है। विजन, रिवार्ड, इम्प्रूवमेंट्स, ऑप्शन ये नहीं, आंसर आएगा हमारा सी, वैल्यू, रेरिटी, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इमिटेबिलिटी का मतलब होता है अनुकरणीयता, दूसरों को फॉलो करने की भावना, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इंडेक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन ऑन मिसलिनियस इशू इन ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्शन एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न मुद्दों पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। द रैशनल ऑफ इंडेक्शन इज टू एंश्योर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ इनटू और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। इंडेक्शन का रीज़न या फिर रेशनल ये होता है कि इफ़ेक्टिव इंटीग्रेशन किया जाए स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो दोनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमें दिया हुआ है लेफ्ट में सिंपल रैंकिंग, अल्टरनेशन रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और राइट साइड में हमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ends up with predetermined number of people in each group based on particular trait only, for quantity quality of work based on trait or a set of traits and avoid central tendency। तो ये हमें क्वेश्चन करना है और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ए वाले के अंदर हम करेंगे 4, बी वाले के अंदर हम करेंगे 2, पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर हम कर सकते हैं 1 और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कर सकते हैं 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत जल्द हम HRM की कॉन्सेप्ट क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगले 2-3 दिन में आपको वीडियोज मिल जाएगा। और जो अदर सब्जेक्ट है BM मार्केटिंग मैनेजमेंट, एवरी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अगले 2 महीनों में इतने वीडियोज इस चैनल पर मिलेंगे जितना आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 स्टूडेंट, यदि आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उससे आपको सभी नोट्स एक साथ मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे। तो यदि आप केवल MCQ बुक परचेज करना चाहते हैं तो 400 रुपीज़ इसकी प्राइस है। MCQ बुक में क्या है, एवरी टॉपिक के क्वेश्चंस है और अलग अलग क्वेश्चंस है। जैसे हम अभी HRM के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसके अंदर मैंने 255 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, HRM, BM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, स्टेट्स, सभी के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 2000 के लगभग क्वेश्चंस है, 1600 तो मैंने लिखा है। और यदि आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसमें ये आपको ऊपर वाली MCQ बुक मिलेगी, थ्योरी मिलेगी एवरी सब्जेक्ट की, और मेजोरिटी टॉपिक्स पर वीडियोज मिलेंगे 2000 रुपीज़ में। PDF आपको अवेलेबल नहीं होगी, फिजिकल नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा। तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और वैसे इस वाले अटेम्प्ट में बहुत सारी फ्री चीज़ें आपको मिलने वाली है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 66, assertion compensation has two vital domain, economic concept and psychological concept। देखो HRM में कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी हम रेमुनरेशन, सैलरी, परक्यूजिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स जो भी हम प्रोवाइड करते हैं HRM में, उसका मतलब कंपनसेशन होता है। तो ये बोल रहा है कि कंपनसेशन के 2 डोमेन्स होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। रीजनिंग, कंपनसेशन बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ही हमारे सही है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंपनसेशन कितना मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? मेंटेनिंग सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, असर्शन इन रियल
टर्म्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज फेल्ड इन इंडिया। इंडिया में वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फेल हो चुका है। रीज़न बता रहा है देयर इज़ लैक ऑफ एटीट्यूशनल चेंज, मल्टीसिपिलिटी ऑफ यूनियन एंड एब्सेंस ऑफ ए प्रोसीजर टू डिटरमाइन ए सॉल बार्गेनिंग एजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्यों फेल हुआ? क्योंकि लोगों का चेंज का एटीट्यूड नहीं है, जो यूनियंस है वो बहुत सारी है वर्कर यूनियंस, और कोई सोल बार्गेनिंग एजेंट नहीं है। ये रीजंस बताए हुए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है और रीज़न भी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, बताना है कौन से करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकसेज ओनली स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशंस अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन वाइल एचआर स्ट्रेटेजी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इशू ओनली। स्टेटमेंट 2, स्ट्रेटेजिक एचआरएम फोकस ऑन माइक्रो कंसर्न्स सच एज स्ट्रक्चर एंड कल्चर वाइल एचआर स्ट्रेटेजी फोकस ऑन स्पेसिफिक इशू असाइंड। स्टेटमेंट 3, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी डिसीजंस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एचआरएम। सभी हमारे करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में लगभग सभी स्टेटमेंट करेक्ट ही होते हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट्स द फुल फॉर्म ऑफ BARS इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट ये आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना